हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम भारत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया ईयरफोन लगा के आराम से बैठ जाएं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी व्याख्या भी इनके साथ है, तो ध्यान से देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल केजे स्टडी पॉइंट को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। भारत में संविधान के अनुसार भारत का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री तथा संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक है? मतलब इनमें से कौन सा मृत व्यक्ति का स्मारक है? ए है ताजमहल, बी बीबी का मकबरा, सी इत्माद उल दौला या डी सही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। तो इनसे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि ताजमहल में मुमताज महल की कब्र तथा इसको शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के द्वारा ताजमहल मुमताज महल के लिए बनाया गया था। बीबी का मकबरा को गरीबों के ताज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत क्या लगभग ताजमहल की तरह ही दिखता है। इसको आजम शाह ने अपनी माँ दिलराज आजम शाह ने इम्पोर्टेंट है आजम शाह ने अपनी माँ दिलराज बानो बेगम की याद में बनाया था। आजम शाह शाहजहां का पोता था, औरंगजेब का पुत्र था आजम शाह। तथा इस इत्माद उल दौला में गियास उन दिन बेग की कब्र है, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। इत्माद उल दौला को गियास उद्दीन बेगम की पुत्री नूरजहां ने बनाया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, या सुसीम, सी दशरथ, डी सम्राट अशोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो नेक्स्ट इसके बारे में, बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे, जो बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को पहली बार कब घोषित किया गया था? कब संशोधित किया गया था, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1949, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1951। ये यहाँ पे ये गलत छप गया, ये ऊपर वाले का आंसर ऑप्शन नंबर बी 1951। इसकी व्याख्या 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। इसको सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है? बंगाल के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ए हुगली, बी भागीरथी, सी दामोदर या गंगा, डी। ये डी है गंगा। तो इनका सही आंसर है, बंगाल का शोक किस नदी को जाना जाता है? सी दामोदर नदी को। बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड के लातेहार जिले के छोटानागपुर से उद्गम होती है, मतलब छोटानागपुर से ये निकलती है बंगाल का शोक। क्वेश्चन नंबर 6, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919, 1921, 1923 या 1916? इसका सही आंसर है 1919, रोलेक्ट एक्ट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है।
13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए है बुलबुल, बी चेतक, सी बादल, डी हयग्रीव। हयग्रीव। तो इसका सही आंसर है बी चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप एक बहुत बहादुर राजा थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक नाम से बुलाया करते थे। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। हार तो क्या हुई थी, वो वहाँ से जंगलों में छुप गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ए टेनिस, बी तैराकी, व्यायाम या डी भार उठाना। इसका सही आंसर है वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी। कर्णम मल्लेश्वरी भार उठाना खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कुछ उपग्रह में चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस उपग्रह ने चंद्रमा का पहला चक्कर लगाया था? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2, लूना 10। इसका सही आंसर है अपोलो नहीं लूनो 10। लूनो 10 ने सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जो लुइस, बी इवांडर होलीफील्ड, सी मोहम्मद अली, डी माइक टाइसन। इसका सही आंसर है इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से तथा माइकल टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रोपड़ या डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे बसा है। वर्ष 1955 में 1962 के मध्य लोथल में खुदाई करवाई गई, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर में कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की खुदाई करने पर यह भी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यहाँ पक्की ईंट की एक विशाल घेरा मिला था, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। लोथल बस्ती अलग अलग टीलों में न होकर एक ही दीवार के घेरे से बनी हुई थी। लोथल की खुदाई एस राव के निर्देशन पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी हुई है? तमिल, संस्कृत, खरोष्टी या अज्ञात। इसका सही आंसर है अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, अतः यह अज्ञात लिपि थी है, क्योंकि सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह 250 से 400 अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? देव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। प्राचीन भारत में ये देव विवाह भी हुआ करता था, राक्षस विवाह भी हुआ करता था, गंधर्व विवाह भी। प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी विवाह कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित हैं। 8 प्रकार के, जिनमें पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्राह्मण विवाह, देव विवाह व आर्ष विवाह को विधि सम्मत विवाह माना जाता है। बाकी सभी विवाह को विधि सम्मत विवाह नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध का अर्थ क्या है? ए अंकुश, बी ज्ञान प्राप्ति, सी धर्म प्रचार या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति करने वाला होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध जी ने अपने 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञान था, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें सब बुद्ध के नाम से जानने लगे थे। बौद्धिक साहित्य की पहचान त्रिपिटक है।
इनके बौद्धिक साहित्य की। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया। बुद्ध धर्म शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जबकि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इसका सही आंसर है सी, जैन धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह जैन धर्म में कहा गया। इच्छा सब कष्टों का कारण है, सॉरी, ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। बुद्ध जी के 4 सत्य निम्न हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। बौद्ध धर्म में धम्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्ध धर्म के अर्थ गुम्बाकार छत को स्तूप कहा जाता है। इस स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व आदित्यनाथ को माना जाता है और इनका पहला उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक के जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। लेकिन महावीर स्वामी जी के द्वारा शिक्षा का विस्तार करके इनका नाम जैन धर्म कर दिया गया। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार सही आंसर है, बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी समझा जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18। सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? ए झेलम, बी गंगा, सी कावेरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर है झेलम नदी के किनारे पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 1305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों में निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? विदेश नीति, जीववर्तन, आंतरिक नीति, प्रोक्त सभी। तो अशोक के शिलालेखों में ये सारी जानकारियाँ मिलती है। अशोक की विदेश नीति, जीवन वर्तन, आंतरिक नीति। अशोक के शिलालेखों में विदेश नीति, जीवन वर्तन, आंतरिक नीति, उपयुक्त सभी जानकारियाँ मिलती है ना। तो और ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।